कैसे पढ़ना है और किस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए, ये बातें एक एक करके हम और आप पॉइंट टू पॉइंट रखने वाले हैं। और निश्चिंत रहें, अगर आपके सब कुछ ठीक रहा तो पूरे में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। 70 नंबरों पर मेन फोकस करना है। अगर यहाँ चोट खा गए ना गुरु तो दिक्कत वाली बात यहाँ आ जाती है। तो भैया यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है हमारा एक नया सिलेबस। तो आप सबके मन में ये विचार होगा कि भैया हिंदी के सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुआ है। अगर बदलाव हुआ है तो कितना बदलाव हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है तो सुमित भैया कम से कम एक बार जो हमारा सिलेबस है हिंदी का जो नया वाला, कम थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बात तो उसकी कर लो, तो जिससे हमें पता चल जाए कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो भैया वही करने आए हैं तुम्हारे सुमित भैया। आज पूरी पूरी बात होनी है हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी के सिलेबस की, और हम बातचीत करेंगे और ढंग से समझेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और किस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। ये बातें एक एक करके हम और आप पॉइंट टू पॉइंट रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए जो नया सिलेबस है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या है शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 की हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट तो आपके सुमित भैया वाला हिंदी का है, तो आपको डरना है ही नहीं क्योंकि साथ में आपके सुमित भैया खड़े हैं। तो बात करते हैं कक्षा 10वीं के सिलेबस में। तो आप सबको यह बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या कि 70 नंबर की हमारी जो लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर का क्या होता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है। ये आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, अरे स्कूल वाले लेते हैं भैया, और प्रैक्टिकल की तरीके का होता है। और निश्चिंत रहें, अगर आपके सब कुछ ठीक रहा तो पूरे में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। मेन फोकस हमें इस पे करना है। किस पर करना है, 70 नंबरों पर मेन फोकस करना है। अगर यहाँ चोट खा गए ना गुरु तो दिक्कत वाली बात यहाँ आ जाती है, तो हमें यहाँ चोट नहीं खानी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इकाई वार क्या है। यूनिट 1 में यहाँ पर टोटल 70 नंबर का है। सबसे पहले ये समझो टोटल कितने नंबर का है, ये टोटल यही है 70 नंबर का। ठीक है, अब इनको 4 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं गद्य साहित्य का इतिहास जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, गद्य खंड आता है 11 नंबर का। यूनिट 2 में पद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, पद्य खंड में 11 नंबर का। पद्य काव्य जो आता है 3 नंबर का, और काव्य सौंदर्य के तत्व भी 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, यूनिट 3 है जो संस्कृत का खंड है वो भैया 14 नंबर का आता है। चौथे यूनिट में हमारे पत्र, व्याकरण और निबंध हैं, ये भी 7 दूनी 14 और 4 18 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके 4 यूनिट हैं, 70 नंबर में डिवाइड किया गया है। लेकिन ये तो ऊपर से दे दिया है भैया, अंदर ही तो बात करनी है। तो जल्दी फटाफट आ जाओ, अंदर हमारे सिलेबस में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा प्रश्न पत्र है जो एग्जाम में पूछते हैं, कितने में, 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले खंड आ जहां बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इसमें क्या क्या होता है, जो 20 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें होता क्या क्या है, 1 2 3 मतलब गद्य खंड के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग इनके बारे में पूछा जाता है। अब इसमें निबंध भी पूछा जा सकता है, कहानी की भी बात हो सकती है, उपन्यास की भी बात हो सकती है। और शुक्ल और शुक्लोत्तर युग इनमें से है किन में, निबंध में, कहानी में, उपन्यास में अगर इनकी बात करी गई है तो जरूर हमें शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में चर्चा करनी है, जो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। फिर पद्य साहित्य के इतिहास का इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल की बात करी गई है। मतलब रीतिकाल तो पूरा पढ़ना ही है और आधुनिक काल पूरा पढ़ना है। भारतेंदु, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सबको पढ़ना है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व भैया, जिसमें जो पूरा आपका ग्रामर के अंतर्गत आता है, रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा और छंद पूछा जाएगा। अच्छी बात ये है इसमें कि ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, तो सीधी बात है डीपली तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं ये बड़ी आवश्यक बात यहां पे हो जाती है। ठीक है, इनके बाद बात करते हैं फिर हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व पूछे जाएंगे, उपसर्ग, समास, तद्भव और तत्सम या पर्यायवाची वगैरह वगैरह सभी पूछे जाते हैं। और फिर बात होती है संस्कृत व्याकरण की। इसमें सर्वनाम आते हैं, वाक्य का स्वरूप, वाच्य आता है और पद परिचय, इसमें विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको दिखने में बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन जब सुमित भैया अंदर टॉप उतरते हैं ना आपके, ये सिलेबस आपको बिल्कुल राई के समान लगता है। कैसा, राई यानी सरसों के समान बिल्कुल लगता है भैया। तो तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद खंड वा है जो वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यहां से मतलब लिखना पड़ेगा आपको आंसर पेपर में, जो ये भी 5-6 भागों में विभाजित, मतलब 5-6 पॉइंटों में दिया गया है। टोटल 50 नंबर का यहां से पूछा जाता है। इसमें गद्य हेतु निर्धारित पद्यांशों से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा, फिर उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये आपके सिलेबस से होंगे। ठीक है, फिर
गद्यांश हो गया। फिर पद्यांश की बात करते हैं तो पद्यांश में भी सेम आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके सिलेबस से ही होंगे, जो भी चैप्टर हो सूरदास के पद हुए, जिस भी पद की बात की जा रही हो, ठीक है, ये होगा। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। दिखने में कठिन लगेगा लेकिन बड़ा सरल है और बड़े तरीके से अनुवाद हो जाता है। 2-3 कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जहां आप बड़े आराम से अनुवाद कर सकते हैं। 2 और 3 टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये गद्यांश की बात है। फिर यहाँ पद्यांश की बात होगी, पद्यांश में भी सेम 2 और 3 5 नंबर का। फिर कुछ आपको खंडकाव्य दिए हुए हैं, आपके खंडकाव्य दिए हुए हैं, तो भैया वो खंडकाव्य बड़े दिक्कत वाले होते हैं और ये खंडकाव्य आपको जिले वाइज दिए जाते हैं। तो यहां से भी आपका एक 3 नंबर का प्रश्न बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। वो कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है जहां से बनेंगे, बस वो मैं बता दूंगा आपको। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करना है नहीं कि कैसे प्रश्न बनते हैं हर साल, वो मैं पता है, ठीक है। उसके बाद निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यक्रम से संबंधित लेखों का जीवन परिचय पूछा जाता है और पद्य खंड से भी कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है। दोनों ही 5 नंबर के होते हैं। जीवन परिचय और रचनाएं पूछी जाती हैं, उसमें भी जीवन परिचय और रचनाएं पूछी जाती हैं। कोई बहुत ज्यादा ये भी कठिन नहीं, हमें बेसिक पढ़ना है कि भैया कवि कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया, वगैरह वगैरह, क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, शिक्षा कहाँ हुई है, उनके माता पिता का, सभी ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं और रचनाओं पर हमें फोकस करना है। ये भी कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद संस्कृत खंडकाव्य के पाठ्यक्रम से कंटस्ट एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसकी बात होगी 2 नंबर में। फिर पत्र लेखन की बात होगी 4 नंबर का। फिर संस्कृत खंड के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों पर बात होगी 1-1 नंबर में। और फिर निबंध की बात होगी भैया, निबंध कितने का, 7 नंबर का आपके में निबंध पूछा जाता है। तो इस तरीके से 50 नंबर ये आपके क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आंतरिक मूल्यांकन हेतु तो आवश्यक है, ये हमें पढ़ना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये स्कूल की तरफ से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, इसमें गद्य में कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं। गद्य में कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं। पहला मित्रता है, रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ाया है, बातचीत हो सकी है, मित्रता के बारे में पूरा कहा है, पूरा कहा है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से मित्र चुनते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या बाहरी स्वरूप, बाहरी रंग को देखकर हमें अपना मित्र चुनना चाहिए, ये सब बातें इसमें हैं। शुक्ल जी का निबंध बढ़िया है और बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद ममता बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की। अजंता पढ़ेंगे हम भगवत शरण उपाध्याय जी का। क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। फिर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये है भैया जय प्रकाश भारती जी का। ये सब गद्य खंड है। उसके बाद पद्य खंडों की चर्चा होगी। सूरदास जी हैं जिसमें धनुषभंग, वन, पतवय वगैरह वगैरह। सूरदास जी का पद है भैया, सूरदास जी का पद है। तुलसीदास जी का धनुषभंग, वन पथ है। और अशकान है, बिहारी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन है, माखन लाल हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, अशोक वाजपेयी हैं, श्याम नारायण पांडे और केदारनाथ सिंह। मुझे नहीं लगता कि कोई भी छूटा है सिवाय कबीरदास जी के। मुझे नहीं लगता कि जो इंपोर्टेंट कवि हैं, बड़े बड़े कवि हैं, कोई भी छूटे हों सिवाय कबीरदास जी के। मतलब सबको तो दे दिया, सबको दे दिया, तरीके से दे दिया, एक एक करके दे दिया। भैया पढ़ लो और देख लो, यहीं से आपकी हिंदी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके गद्य के हो गए। उसके बाद संस्कृत में भी कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, वाराणसी, देशभक्ति, चंद्रशेखर वगैरह वगैरह, ये सब चैप्टर जिनकी हमारी बात है। और कुछ जिलेवार खंडकाव्य हैं, फिर हम उनकी बात कर रहे थे कि मैंने कहा था कि खंडकाव्य अपने जिले के हिसाब से चुनना है। अगर आप आगरा के हो या बस्ती के हो, गाजीपुर के हो, तो आपके लिए मुक्तिदूत है। ऐसे ही खंडकाव्य हमें चुनने हैं। अगर मान के चलो आपका शहर है, आपका शहर है, मैं मानता हूं कोई बढ़िया सा शहर देखते हैं, जैसे अपना, मेरा तो यूपी का सबसे बेहतरीन शहर है अपना बनारस। बनारस काशी का जो घाट है वही, बस वही। तो बनारस ये रहा, वाराणसी ये रहा, ठीक है। इटावा ये रहा, इटावा से मैं बिलोंग करता हूं, तो ये वाराणसी है। तो वाराणसी में हमें क्या पढ़ना है, तुमुल को पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने खंडकाव्य को देखना है और उन्हीं को हमें चुनना है। बस यही सिलेबस था। कोई बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया कहां से बन गया, कैसा बन गया। पूरा पहले जैसा है, कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, लगभग पूरे जैसा है। तो आपको अब क्या करना है, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ आपको तैयारी करनी है। और वो मार्गदर्शन आपके सुमित भैया आपके साथ हैं, यानी अरविहान की टीम उस मार्गदर्शन के लिए हमेशा 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 आपके साथ है। तो बच्चों, आपको सिलेबस में अब कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट है, ये समस्या है, तो बिल्कुल हम उस
चीज का समाधान आपको करेंगे। तब तक के लिए जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक आपके सुमित भैया अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।